एवरीवन। तो हमने लुसेंट जीके का बुक स्टार्ट किया था पढ़ना, जिसमें कि हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट किए थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल सोर्सेज को हम लोग पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज में हमने ये पढ़ा था कि हिस्टोरिकल सोर्सेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह से पीछे के पास्ट को पता लगाया जाता है। तो वो दो सोर्सेज कौन कौन से हैं? एक तो है लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोत, और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक स्रोत। तो लिटरेरी सोर्सेज के अंदर भी दो तरह के सोर्सेज होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज के अंदर दो तरह के सोर्सेज होते हैं। एक होता है इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी, और दूसरा होता है फॉरेन यानी कि विदेशी। अब इंडिजीनियस सोर्सेज के अंदर भी तीन तरह के पाए गए हैं। एक होता है ब्राह्मणा टेक्स्ट या हिंदू टेक्स्ट जिसे कहते हैं, दूसरा होता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और तीसरा होता है जैन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? ये रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर आता है, क्योंकि इंडिजीनियस को भी, स्वदेशी को भी दो भागों में बांटा गया था। पहला होता है रिलीजियस टेक्स्ट और दूसरा सेकुलर टेक्स्ट यानी कि धार्मिक टेक्स्ट और धर्मनिरपेक्ष टेक्स्ट। तो धार्मिक के अंदर हमने तीन पढ़ा था कल, हिंदू टेक्स्ट या ब्राह्मणा टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट। इनको हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकुलर टेक्स्ट से, यानी कि धर्मनिरपेक्ष टेक्स्ट कौन कौन से हैं। धर्मनिरपेक्ष टेक्स्ट में तीन तरह के टेक्स्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है हिस्टोरिकल टेक्स्ट, दूसरा आता है सेमी हिस्टोरिकल, और तीसरा बायोग्राफिकल टेक्स्ट। तो इन तीनों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल टेक्स्ट से। Although there is no such text of ancient India that can be properly called historical text, because almost every text had written in literary or religious color, but there are some certain texts in which some historical material are available in dispersed manner. तो यद्यपि कि किसी भी टेक्स्ट को हम प्रॉपर तरीके से हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी साहित्यिक स्रोत या लिखे गए हैं या तो धार्मिक तरीके से लिखे गए हैं या साहित्यिक तरीके से लिखे गए हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जिनमें कि आप पा सकते हैं इधर उधर हिस्टोरिक मटेरियल लिखा हुआ मिल जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र वाज कंपाइल्ड इन 4th century BC। तो कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था उसकी रचना कब हुई थी? 4th century BC में हुई थी। It gives not only detailed information regarding the system of administration, but also an idea of the social and religious life of the people of that time. तो ये बुक जो था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये केवल उस समय के प्रशासन पर ही ध्यान नहीं देता है, बल्कि उस समय भारत की स्थिति, धार्मिक स्थिति कैसी थी उस समय की, और सामाजिक स्थिति कैसी थी भारत की, इसको भी दर्शाता है। It is comparable with Aristotle's politics and Machiavelli's prince। तो इनके साथ ये कंपैरिजन किया जाता है कि एरिस्टोटल के पॉलिटिक्स से और मशियावेलिस के प्रिंस से इसकी कंपैरिजन, तुलना की जाती है। कामान दाकाज नीतिशार। जो कामान दाकाज ने क्या लिखा था? नीतिशार को लिखा था। कब लिखा था? तो 4 से 6 सेंचुरी एडी के बीच में। थ्रो सम लाइट ऑन मोनार्की ऑफ गुप्ता पीरियड। तो कामान दाका का जो नीतिशार है ये गुप्ता पीरियड के साम्राज्य के बारे में कुछ प्रकाश डालता है, गुप्ता साम्राज्य के बारे में बताता है। शुक्र नीतिशार, शुक्र के द्वारा शुक्र नीतिशार लिखा गया था। तो ये थ्रो सम लाइट ऑन मोनार्की ऑफ दैट टाइम। तो शुक्र का जो शुक्र नीतिशार है ये जिस समय लिखा गया था वो उस समय के साम्राज्य के बारे में विस्तार से बताता है। सोमदेव सूरज नीतिशार नीति वाक्य मित्र। तो सोमदेव का जो सूरज नीतिशार है, सोमदेव सूर्य का जो लिखा हुआ है नीतिशार नीति वाक्य मित्र, ये गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट मशीनरी ऑफ दैट टाइम। तो उस समय की स्टेट मशीनरी के बारे में जानकारी दी हुई है, किसमें? सोमदेव सूर्य की नीतिशार नीति काव्य मित्र में। आगे है बृहस्पति अर्थशास्त्र। बृहस्पति के द्वारा क्या लिखा गया है? बृहस्पति अर्थशास्त्र इज अ टेक्स्ट इन कौटिल्य अर्थशास्त्र ट्रेडिशन। तो जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा गया है उसी परंपरा में बृहस्पति ने बृहस्पति अर्थशास्त्र की रचना की है। The best example of earliest historical writing is provided by Raj Tarangani, written by Kalhan in the 12th century AD।
तो सबसे बेस्ट एग्जांपल और अर्लीस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग की कौन सी है? तो राज तरंगिणी जो लिखी गई है काल्हन के द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई है, तो उसमें सबसे बेस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग प्रोवाइड किया गया है, जो कि 12th सेंचुरी एडी में लिखा गया था। इट इज ए स्ट्रिंग ऑफ बायोग्राफिक्स ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर। तो इस बुक में क्या है, राज तरंगिणी में जो काल्हन के द्वारा लिखा गया है, तो जो उस समय कश्मीर में जो राजा थे उनकी जीवनी को दर्शाया गया है। It can be the first work to possess several characteristics of historical writing as it is understood today. In the words of eminent historian R.C. Majumdar, there is only one historical work properly so called written by Kalhan in the 12th century AD. तो दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि आरसी मजूमदार जो थे एक प्रख्यात इतिहासकार थे, इनके द्वारा जो काल्हन के द्वारा जो 12वीं शताब्दी में जो बुक लिखी गई थी राज तरंगिणी, इसी में ही अच्छी तरीके से कुछ ऐतिहासिक कामों को दर्शाया गया है। This is Raj Tarangini, which deals with the history of Kashmir from the earliest time up to the date of the composition of that work. तो ये राज तरंगिणी बुक ही है जिसमें कि शुरू से लेकर अर्लीस्ट टाइम से लेकर कश्मीर के हिस्ट्री की जो सबसे शुरुआत से ही लेकर जब तक ये बुक लिखी गई 12th सेंचुरी एडी तक, तब तक उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। It assumes, however, a regular historical form only from the 7th century AD, the earlier chapter being a medley of confused tradition and fanciful imagination. तो ये भी माना गया है कि एक रेगुलर हिस्टोरिकल फॉर्म जो है वो 7th सेंचुरी एडी से ही स्टार्ट हुआ, द अर्लियर चैप्टर बीइंग अ मेडली ऑफ कंफ्यूज्ड ट्रेडिशन। तो जो उसके शुरुआत के कुछ चैप्टर थे ये काल्पनिक कल्पना से बनाए हुए थे और जो कि भ्रम की स्थिति पैदा करते थे, इस तरह से उसके कुछ शुरुआत के चैप्टर्स को लिखे गए थे। द क्रॉनिकल्स ऑफ गुजरात, प्रबंध कोश, हामिद मर्दान जो कि जय सिंह के द्वारा लिखा गया था, तेजपाल प्रशस्ति, वस्तुपाल, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग के द्वारा, इटसेट्रा थ्रू लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ गुजरात। तो ये सारे बुक जो हैं वो हिस्ट्री ऑफ गुजरात पे प्रकाश डालते हैं। The most remarkable text among the chronicles of Sindh is Chacha-nama. In the 8th century AD, Qazi Ismail Qazi of Alor, appointed by Muhammad bin Qasim, wrote a book namely Tarikh-e-Sindh wa Hind in Arabic language. तो 8वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि काजी इस्माइल जो था वो काजी इस्माइल काजी ऑफ एलोर, तो ये क्या था, ये एलोर का काजी था काजी इस्माइल, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अपॉइंट किया गया था। तो इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था तारीख-ए-सिंध व हिंद। तारीख-ए-सिंध व हिंद ये किताब लिखी थी इसने, जिसने कि इसे अरबिक भाषा में लिखी थी और विच इज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन लैंग्वेज बाय द नेम ऑफ चाचा-नामा बाय अली बिन हामिद कुफी इन 1216 AD। तो ये इसने बुक लिखी थी, काजी इस्माइल ने बुक लिखी थी तारीख-ए-सिंध व हिंद अरबिक लैंग्वेज में, जिसे कि पर्शियन लैंग्वेज में चाचा-नामा के नाम से अली बिन हमीद कुफी के द्वारा 1216 AD में उसे पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया। द चाचा-नामा इज आल्सो नोन एज फतेहनामा-ए-सिंध, इसे फतेहनामा-ए-सिंध के नाम से भी जाना जाता है। इट प्रोवाइड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम सिंध कॉन्क्वेस्ट। तो ये मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध पर विजय था, सिंध पर जो विजय था उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब हिस्टोरिकल टेक्स्ट हमारा यहाँ समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। तो सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में क्या है कि द पाणिनि अष्टाध्याय इज अ ग्रामर बुक। तो अष्टाध्याय जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है, पाणिनि के द्वारा, और वो क्या है, एक ग्रामर बुक है, व्याकरण की किताब है। बट इट थ्रोज सफिशिएंट लाइट ऑन पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ प्री मौर्य एंड मौर्य पीरियड। लेकिन यद्यपि कि एक ग्रामर की बुक है, लेकिन ये उस समय जो मौर्य पीरियड था, प्री मौर्य और मौर्य पीरियड, उसके राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। सेज ग्रेगिस गार्गी संहिता इज अ पार्ट ऑफ युग पुराण। तो सेज जो संत ग्रेगी थे, इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, गार्गी संहिता। यह किसका पार्ट है, ये युग पुराण का एक भाग है। It is basically a ज्योतिष text, but it mentions Greek and Scythian invasion. तो बेसिकली ये क्या था, गार्गी संहिता एक ज्योतिष टेक्स्ट था, लेकिन ये उस समय के ग्रीक और सिथियन की जो इन्वेशन हुई थी, आक्रमण हुए थे, उसके बारे में भी मेंशन किया हुआ है।
पतंजलि महाभाष्य इज बेसिकली ए कॉमेंट्री बुक ऑन पाणिनि अष्टाध्यायी। तो पतंजलि के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? महाभाष्य। तो ये क्या है? एक कमेंट्री बुक है। किस पे? पाणिनि के अष्टाध्यायी का एक कमेंट्री बुक है। बट इट आल्सो प्रोवाइड एम्पल हिस्टोरिकल मटेरियल रिगार्डिंग दैट टाइम। लेकिन फिर भी इसमें प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक मटेरियल दिए गए हैं उस समय के। तो इस तरह से हमने बहुत सारे बुक्स का नाम जाना है। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी, सेज ग्रेगी के द्वारा गार्गी संहिता, पतंजलि लिखा है महाभाष्य और पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है। आगे है कालिदासा मालविकाग्निमित्र इज अ प्ले बुक। तो कालिदास के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? मालविकाग्निमित्र। और ये क्या है? एक ड्रामा बुक है, एक नाटक की किताब है। इट इज अ फर्स्ट प्ले रिटन बाय हिम। तो कालिदास के द्वारा जो मालविकाग्निमित्र है, ये पहला ड्रामा या प्ले है जो कि उनके द्वारा लिखा गया है। It provides information about political condition of Sung dynasty and previous royal dynasty। तो ये सुंग डायनेस्टी और भी बहुत सारे प्राचीन राजवंश थे, उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में बताता है कालिदास का मालविकाग्निमित्र बुक। इट इज कॉल्ड द मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टी। तो इंटीरियर लाइफ जो था रॉयल डायनेस्टी का, राजशाही राजवंशों का, उनका ये मिरर दर्पण कहा जाता है। विशाख दत्ता मुद्र राक्षसा। तो विशाख दत्ता के द्वारा मुद्र राक्षसा लिखा गया था। इज बेसिकली अ ड्रामा बुक। ये भी एक ड्रामा बुक है। बट इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, हिज प्राइम मिनिस्टर चाणक्य एंड सम कंटेम्पररी किंग। तो विशाख दत्ता का जो मुद्र राक्षसा है, ये भी एक ड्रामा बुक है, लेकिन इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके मंत्री जो थे चाणक्य, और कुछ समकालीन राजाओं के बारे में उसमें डिस्क्रिप्शन कुछ दिया हुआ है, कुछ विवरण दिया हुआ है। It describes how Chandragupta Maurya get Chanakya assisting to overthrow the Nandas। तो इसमें ये बताया गया है, ये व्याख्या की गई है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सलाह से नंदास को उखाड़कर फेंक दिया, उनके डायनेस्टी को, उनके राजवंश को। Besides this, it gives an excellent account of the prevailing socio-economic condition of that time। इसके अलावा ये उस समय के सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसको भी दर्शाता है। तो ये सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट यहाँ तक समाप्त हो गया। आगे है बायोग्राफिकल टेक्स्ट। Biographical writers took lives of their royal patrons as the theme of their literary works। तो बायोग्राफिकल राइटर्स कौन थे? तो जो जीवनी के लेखक थे, जो किसी की जीवनी के बारे में लिखते थे। तो ये क्या करते थे कि उनके जो शाही मालिक होते थे उस समय, उनके जो शाही मालिक रहते थे, उनके ही विषय पे वो अपना साहित्यिक कार्य करते थे। यानी कि जिस मालिक के पास वो रहते थे, उनकी ही जीवनी के आधार पे वो साहित्य लिखा करते थे। सो द बायोग्राफिकल टेक्स्ट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ जेन्युइन हिस्ट्री ऑल्दो दे कंटेन सम वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। इसलिए जो बायोग्राफिकल टेक्स्ट है, जो जीवनी वाला जो उन्होंने लिखा था, उसको हम क्या नहीं मान सकते हैं? जेन्युइन हिस्ट्री नहीं मान सकते हैं। यद्यपि कि उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, फिर भी हम उनको जेन्युइन हिस्ट्री नहीं मान सकते हैं। Their main object was the glorification of the king rather than to give a real picture of his life and times। तो उनका मेन एम क्या था? उनका मेन लक्ष्य था कि किंग के ग्लोरी को दर्शाना, लेकिन उस समय जो स्थिति थी उसको वो बहुत ही प्योरिटी से, बहुत ही शुद्धता से नहीं दर्शाते थे। बस किंग की ग्लोरी को वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बुक में दर्शाते थे। That's why these are called प्रशस्ति काव्य। तो इस वजह से इन ऐसे किताबों को प्रशस्ति काव्य के नाम से जाना जाता था। बाणभट्ट कंपोज हर्षचरिता। तो बाणभट्ट क्या कंपोज किए थे, किसकी रचना किए थे? हर्षचरिता की। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ हिज पैट्रन किंग्स। वो भी उनके जो पैट्रन किंग्स थे, उनके जो शाही राजा थे, उनके ही जीवन पे आधारित बाणभट्ट ने हर्षचरिता का निर्माण किया था। तो बाणभट्ट किसके जीवनी पे आधारित किताब लिखे थे? हर्षचरिता। हर्षवर्धना के जीवन पे। हर्षवर्धन जो राजा था, उसके ही जीवनी पर बाणभट्ट ने हर्षचरिता कंपोज किया 620 एडी में। इट इज द अर्लीस्ट अवेलेबल बायोग्राफिकल टेक्स्ट इन इंडिया। तो ये सबसे प्राचीन अवेलेबल बायोग्राफिकल टेक्स्ट है, सबसे प्राचीन उपलब्ध हुआ ये टेक्स्ट है।
जो कि हर्षवर्धन के जीवन पे लिखा गया था। इट इज रिटेन इन संस्कृत लैंग्वेज, तो हर्षचरिता जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। इट कंटेन्स 8 उच्छावास दैट इज चैप्टर्स, तो इसमें 8 उच्छावास है यानी कि 8 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर कंटेन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाणभट्ट, तो फर्स्ट के इसके जो 3 इसमें 8 चैप्टर हैं, जिसमें कि फर्स्ट के जो 3 चैप्टर हैं उसमें बाणभट्ट का ऑटोबायोग्राफी है एंड द रेस्ट 5 चैप्टर कंटेन द लाइफ स्टोरी ऑफ हर्षवर्धन। तो फर्स्ट के 3 चैप्टर में बाणभट्ट ने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी लिखी है और बाकी के जो 5 चैप्टर हैं उसमें हर्षवर्धन के जीवन की कहानी लिखी गई है। Though highly exaggerated, it gives an excellent idea of the court life under Harshvardhana and social and religious life in his time. तो वो बुक है वो किस बारे में एक्सलेंट आइडिया देता है, किस चीज के बारे में, तो उस समय हर्षवर्धन की जो कोर्ट लाइफ थी, मतलब उसकी जो कोर्ट में, या कोर्ट का मतलब उस समय दरबार, तो उस समय उसके दरबार की जो स्थिति थी, कैसे उसमें लोग रहते थे और उसके पूरे साम्राज्य में सामाजिक और आर्थिक जीवन किस तरह से चल रही थी, इसका पूरा विस्तार से बाणभट्ट के हर्षचरिता में दिया हुआ है। वकपति राज गौदवाहो या गौदवदहा contains detailed description of victories of यशोवर्मन। तो वकपति राज के द्वारा गौडवाहो बुक लिखा गया था जिसमें कि यशोवर्मन के विजय की डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो यशोवर्मन कौन थे? द चंद्रा रूरल ऑफ कनौज इन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट इज किलिंग गॉड किंग बाय द कनौज किंग यशोवर्मन। तो यशोवर्मन कौन थे? ये चंद्रा रूरल थे कनौज के, जिसमें कि इम्पोर्टेंट इवेंट, उसमें कि इम्पोर्टेंट इवेंट क्या होता है कि किलिंग ऑफ गॉड किंग्स, तो यशोवर्मन के द्वारा गॉड राजाओं को मारा जाता है। हाँ, यशोवर्मन के द्वारा गॉड राजाओं को मारा जाता है, ये बुक में गौडवाहो में यही बताया गया है, डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। पद्मगुप्ता परिमल्स नवसहंसंका चरिता, नवसहंसंका चरिता ये पद्मगुप्ता पारिमल्स के द्वारा लिखा गया है, डिस्क्राइब द लाइफ स्टोरी ऑफ वकपति मुंज द परमार रूलर ऑफ मालवा। तो ये नवसहंसंका चरिता जो है वो पद्मगुप्ता परिमल्स के द्वारा लिखा गया है और ये वकपति मुंज ये जो कि परमार रूलर थे मालवा के, इनकी जीवनी है। बलाल्स भोज प्रबंध, तो बलाल्स के का जो भोज प्रबंध है किताब, वो कंटेन्स द लाइफ स्टोरी ऑफ भोज द परमार रूलर ऑफ मालवा। तो बलाल के द्वारा लिखा गया है भोज प्रबंध। इसमें जो भोज राजा थे, ये परमार रूलर थे मालवा के, इनकी जीवन के बारे में, इनकी जीवन की कहानी लिखी गई है। बिल्हान विक्रमांक चरिता, तो बिल्हान के द्वारा विक्रमांक चरिता लिखा गया है। रिकाउंट्स द अचीवमेंट ऑफ हिज पैट्रन विक्रमादित्य 6 द चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी। तो बिल्हान के विक्रम चरिता में विक्रमादित्य 6 जो थे वो चालुक्य किंग थे कल्याणी के, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में दिया गया है। It describes the circumstances in which विक्रमादित्य 6 ascended the throne of कल्याणी। तो इसमें ये व्याख्या की गई है कि कैसे विक्रमादित्य 6 ने कल्याणी के सिंहासन पे, कल्याणी के राजगद्दी पर बैठा और कैसे उसे अपनाया। संध्याकर नंदिन्स रामचरिता, तो संध्याकर का नंदिन्स रामचरिता जो है वो थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ पाल डायनेस्टी, तो ये पाल डायनेस्टी के इतिहास पर प्रकाश डालता है। नंदिन कॉल्ड हिमसेल्फ वाल्मीकि, तो नंदिन जो था वो अपने आप को वाल्मीकि कहता था। ऑफ कलियुग, तो नंदी जो था वो अपने आप को कलियुग का वाल्मीकि कहता था। एंड हिज पैट्रन रामपाला एज रामा, और उसके जो पैट्रन थे, उसके जो शाही राजा थे, उसे रामपाल उसके शाही राजा थे, जिसे वो रामा की उपाधि देता था या राम की उपाधि देता था। Nandin wrote this book in extraordinary style, so that it simultaneously narrates the story of Rama, the hero of Ramayana, and Rampal, the Pal king. तो उसने ऐसी बुक लिखी थी, नंदिन ने ऐसी किताब लिखी जिसमें कि
रामपाल जो थे उसे उसने राम के रूप में लिया। इन दोनों को उसने ऐसे मिला के दिखा कि दोनों चरित्र जो थे रामपाल और भगवान राम रामायण के और रामपाल पाल किंग जो थे, इन दोनों की जीवनी को उन्होंने एक ही किताब में एक ही भाषा के माध्यम से दर्शा दिया। सच स्टाइल ऑफ वर्स पोएट्री इज नोन एज दव्यासराय काव्य। तो ऐसे पोएट्री को क्या कहा जाता है? दव्यासराय काव्य कहा जाता है। ए वर्स विथ टू बेस मीनिंग, ऐसी कविता जिसके कि दो आधार के मतलब होते हैं। एक ही कविता के दो मतलब होते हैं। एक तो उसने रामपाल जो पाल किंग था उससे दर्शाया था, और एक रामायण के जो राम थे उनके बारे में बता दिया था एक ही कविता में। हेमचंद्रा संस्कृत प्राकृत टेक्स्ट कुमारपाल चरिता डिस्क्राइब्स कुमारपाला द चौलहिल्य सोलंकी रूलर ऑफ अनिलवारा। तो हेमचंद्र का जो संस्कृत प्राकृत टेक्स्ट है कुमारपाल चरिता, तो ये कुमारपाल जो थे वो चौलहुल्य सोलंकी ये रूलर ऑफ अनिलवारा थे, अनिलवारा के शासक थे। इट इज ऑल्सो ए दयावसराय काव्य, ये भी एक दयावसराय काव्य था। इट सिमल्टेनियसली नरेट द स्टोरी ऑफ किंग कुमारपाल एंड रूलर ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत ग्रामर। तो ये किंग कुमारपाल जो था, राजा कुमारपाल, उसकी कहानी को बताता है एंड रूल्स ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत ग्रामर, और संस्कृत और प्राकृत व्याकरण जो था उसके कुछ नियम बताए गए हैं। जय सिंह सूरी कुमारपाला भूपाल चरिता, तो जय सिंह सूरी के द्वारा कुमारपाल भूपाल चरिता लिखा गया था। डिस्क्राइब्स कुमारपाल द चालुक्य रूलर ऑफ अनिलवारा। तो जय सिंह सूरी के द्वारा जो कुमारपाल भूपाल चरिता लिखा गया था, ये किसके जीवनी के बारे में दर्शाता है? तो कुमारपाल के जीवनी के बारे में, जो कि अनिलवारा के चालुक्य शासक थे। अनंत भट्ट बलाल चरिता डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ बलाल सेना द सेना रूलर ऑफ बंगाल। तो अनंत भट्ट के द्वारा बलाल चरिता लिखा गया था। ये बलाल सेन जो थे, सेन रूलर ऑफ बंगाल, बंगाल के सेन शासक की इतिहास के बारे में डिस्क्राइब किया गया है इसमें अनंत भट्ट के बलाल चरिता में। चंद्रबरदाई was a court poet and friend of पृथ्वीराज III, the चौहान रूलर ऑफ सखम्बरी। तो चंद्रबरदाई जो था वो कोर्ट पोएट था, दरबारी कवि था, और फ्रेंड था किसका? पृथ्वीराज चौहान के जो सखम्बरी के शासक थे। He wrote पृथ्वीराज रासो, तो चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया, द फर्स्ट एपिक ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो ये क्या था? हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य था। कौन सा? पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो described the life account of पृथ्वीराज III and conflict between पृथ्वीराज III and मोहम्मद गोरी। तो पृथ्वीराज रासो जो किताब है वो पृथ्वीराज III के जीवन के बारे में बताया गया है, और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। जयंस पृथ्वीराज विजय contains poetic description of a struggle between पृथ्वीराज III the चौहान रूलर। तो जयंत के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया है। तो इसमें पोएटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रगल ऑफ पृथ्वीराज III, तो इसमें कविता के माध्यम से पृथ्वीराज III के संघर्षों की जानकारी दी गई है। जयचंद्र हमीर काव्य, जयचंद्र के द्वारा हमीर काव्य लिखा गया है। तो ये क्या करता है? डिस्क्राइब द लाइफ अकाउंट ऑफ हमीर देव द चौहान रूलर ऑफ रणथंभौर। तो जयचंद्र का जो हमीर काव्य है, ये हमीर देव राजा जो थे, चौहान शासक थे ये रणथंभौर के, उनके जीवनी के बारे में बताया गया है। राजनाथ II अच्युतरव भूउदय। तो ये राजनाथ II के द्वारा अच्युत राज भया उदय, ये थ्रो लाइट ऑन अच्युत देव राय द तुलवा रूलर ऑफ विजयनगर। तो राजनाथ II के द्वारा ये किताब लिखी गई थी जिसमें कि अच्युत देव राय तुलवा रूलर ऑफ विजयनगर के बारे में, उनके जीवन के बारे में इस किताब में जानकारी दी गई है। आगे है कोर्ट पोएट्स एंड देयर पैट्रन किंग्स। तो कुछ दरबारी कवि और वो किस राजा के दरबार में कवि थे उनके बारे में दिया गया है। तो कोर्ट पोएट और इधर दिया गया है पैट्रन किंग या डायनेस्टी, यानी कि किस डायनेस्टी में वो दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट ये किसके दरबार में थे? तो हर्षवर्धन के। वक्पति राज ये यशोवर्मन के,
परमगुप्ता परिमल ये वकपति मुंज जो कि परमार शासक थे, इनके दरबार में कवि थे। वलाल ये भोज के दरबार में कवि थे, ये भी परमार रूलर थे। बिल्हान ये विक्रमादित्य सिक्स के विक्रमादित्य सिक्स के दरबारी कवि थे, जो कि एक चालुक्य शासक थे। संध्याकर नंदीन ये रामपाल जो कि एक पाल डायनेस्टी के शासक थे, उनके दरबार में संध्याकर नंदीन जो थे वो दरबारी कवि थे। हेमचंद्र ये कुमार पाल के दरबार में कवि थे। जयसिंह सूरी ये कुमार पाल के दरबार में कवि थे। आनंद भट्ट ये बलाद सेन के दरबार में कवि थे। चंद्रबरदाई ये पृथ्वीराज थर्ड के जो कि एक चौहान शासक थे, उनके दरबार में कवि थे। जयंत ये भी पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में कवि थे। और जयचंद्र ये हमीर देव के दरबार में कवि थे। राजनाथ सेकंड ये अच्युत देव राय के दरबार में कवि थे, जो कि एक तुलुग शासक थे। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है? हमने सेकुलर सोर्सेज जो होते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो सेकुलर में धर्मनिरपेक्ष में यही आते हैं हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट और बायोग्राफिकल टेक्स्ट। हमने आज यहाँ तक कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अब फॉरेन सोर्सेज से, विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं हमारे भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए, उसको हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।